नमस्कार, जी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर जीनिया। नए अंदाज में आपके सामने बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले बात नजूल विधेयक की, जिसको लेकर एनडीए में ही विवाद शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा में नजूल विधेयक को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस विधेयक के खिलाफ खुद बीजेपी के विधायक हैं। नजूल संपत्ति विधेयक 2024, जिसे योगी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच विधानसभा में पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में ये बिल अटक गया। दरअसल नजूल भूमि के पट्टे की समय सीमा खत्म होने के बाद उसे सरकार को वापस करना होगा। इस विधेयक के अनुसार यूपी सरकार नजूल भूमि को अब पट्टे पर नहीं देगी। फिलहाल विधेयक को विधान परिषद में प्रवर समिति को भेजा गया है। इस विधेयक को लेकर सियासी पारा भी हाई है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लिखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधेयक को व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए जमीन हथियाना चाहते हैं। दूसरी ओर केंद्र में बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने भी इस विधेयक पर असहमति जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। अनुप्रिया पटेल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। संगठन को सरकार से ऊपर बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। संगठन को सरकार से ऊपर बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने कब सोचा होगा कि उनकी बात से कोई इतना आहत होगा कि कोर्ट तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। मंजेश यादव नाम के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दी है। याचिका में कहा गया है कि ये बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। याचिका में डिप्टी सीएम के खिलाफ दर्ज 7 आपराधिक मामलों को भी दर्शाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इतने मुकदमों के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य की संवैधानिक पद पर नियुक्ति की गई है, जो गलत है। यूपी में चल रही तथाकथित बीजेपी की अंतर्कलह के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बैठक में कहा था कि संगठन पार्टी से बड़ा होता है। वहीं डिप्टी सीएम के इस बयान के यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी और कई तरह के बयान भी सामने आए थे। इस बयान का न अब तक बीजेपी ने खंडन किया है और न ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। पहली बार भारतीय वायुसेना मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति करने जा रही है। भारत में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 10 देशों के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। आज हिंदुस्तान के सामने कोई भी दुश्मन देश आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन भारत में अब ऐसा होगा कि चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। दरअसल भारतीय वायुसेना 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में और 29 अगस्त से 12 सितंबर तक जोधपुर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम होगा तरंग शक्ति, जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 10 देशों के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, स्पेन और बांग्लादेश जैसे देशों के लड़ाकू विमान शामिल होंगे और भारत के ये सहयोगी देश हिंदुस्तान की धरती पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास की खास बात ये होगी कि इस एक्सरसाइज में भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हिस्सा लेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुखोई, मिराज, जैगुआर और मिग 29 जैसे विमानों के साथ हवाई ताकत दिखाएगी। इस युद्धाभ्यास के लिए भारत ने अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदारों रूस और इजराइल को भी आमंत्रित किया था, लेकिन रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की वजह से और इजराइल ने हमास के साथ जारी संघर्ष की वजह से इस युद्धाभ्यास में भाग लेने में असमर्थता जताई है। ईरान और इजराइल के बीच क्या युद्ध होगा? सूत्रों के मुताबिक ईरान इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। हमास चीफ की मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है और किसी भी वक्त इजराइल से इसका बदला ले सकता है। हानिया की मौत के तुरंत बाद हमास ने अपना नया चीफ भी नियुक्त कर दिया है और इजराइल पर हमले की प्लानिंग में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी ईरान में रूसी डिफेंस सिस्टम S-300 की तैनाती भी की जा चुकी है। बस ईरान को इंतजार है सही मौके का। एक रिपोर्ट में कहा है कि बीते साल 7 अक्टूबर के इजराइल में हमास के हमले के बाद इस समय पश्चिम एशिया सबसे उथल पुथल भरे दौर में है।
आने वाले समय में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने ही इजरायल से बदले की बात कही है। वहीं अमेरिका ने भी इजरायल की मदद का ऐलान कर दिया है। हमास ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। हमास का नया कप्तान वो नाम है जिसका भारत में चलने वाली इस्लामिक गतिविधियों से सीधा संबंध रह चुका है, और हमास का नया चीफ इजरायल के जानलेवा अटैक को भी धोखा दे चुका है। अपने चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के 48 घंटे के अंदर हमास ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी खालिद मशाल को बनाया गया। आतंकी संगठन के तौर पर पहचान रखने वाला हमास का नया चीफ खालिद मशाल 15 साल से इस्लामिक संगठनों से जुड़ा हुआ है। 15 साल की उम्र में खालिद मिस्र के सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया। बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड 1987 में हमास को तैयार करने में मददगार बना। 1992 में खालिद मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया। 1996 और 2017 के बीच मशाल पोलित ब्यूरो का हेड बना। जानकारी के मुताबिक 1997 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजरायली एजेंट्स ने खालिद मशाल को जहर का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन मशाल बच गया। खालिद मशाल को लेकर भारत में भी विवाद हो चुका है। 27 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद केरल में फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो रैली हुई थी, उस रैली में खालिद मशाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हमास पर इजराइल पूरी तरह से हमलावर है। मोसाद के निशाने पर हमास का हर छोटा बड़ा चेहरा है। इजराइल के अटैक में एक एक कर हमास के कई चेहरे मारे जा रहे हैं, लेकिन शायद हमास की तरफ से खालिद ही ऐसा इकलौता नाम है जिसे मारने के लिए इजराइल को दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बात भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की, जो अंतरिक्ष में पिछले 56 दिनों से फंसी हुई हैं और अभी तक उनकी वापसी का कोई ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि वो वापस कब लौटेंगी। 5 जून 2024 ये वो तारीख थी जब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष में पहुंची, लेकिन आज तक सुनीता विलियम्स ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। सोचिए, नासा ने बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को सिर्फ 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन 56 दिन बाद भी सुनीता धरती पर आने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उनके अंतरिक्ष यान यानी बोइंग स्टारलाइनर को अभी भी पूरी तरह से उड़ान के लिए तैयार करने में समय लग रहा है। इस दौरान वो खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। नासा और बोइंग ने 27 जुलाई को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम का एक हॉट फायर टेस्ट पूरा किया है। उस समय सुनीता और उनके साथी विल्मोर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद थे। उस टेस्ट के परिणाम सकारात्मक रहे हैं और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो धरती पर वापस आ सकती हैं। हालांकि अपने दम पर वापसी के इस मिशन के लिए सुनीता विलियम्स के पास अब सिर्फ 17 दिन ही बचे हैं। अगर इन 17 दिनों में सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष यान नहीं उड़ा तो उसके बाद नासा मदद के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च करेगा। सुनीता विलियम्स की मांसपेशियों, हड्डियों की डेंसिटी कम हो रही है। वो लगातार बोन लॉस महसूस कर रही हैं। इसके अलावा उन पर और भी बहुत से खतरे हो सकते हैं। उन पर रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा भी बढ़ रहा है। यूरिन में हाई कैल्शियम लेवल किडनी स्टोन का भी जोखिम बढ़ा सकता है, तो हार्मोनल चेंजेस की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं और इन सब के साथ साथ नजरें कमजोर हो सकती हैं। नासा को भी ये बखूबी पता है, इसीलिए वो सभी खतरों को भांपते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुलाने की तैयारी में जुटा है। उम्मीद करते हैं जल्द ही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष को भेद कर धरती पर लौटेंगी और दुनिया को अपने नए अनुभवों से रूबरू कराएंगी। अपराधी किस कदर बेलगाम है, उसकी एक तस्वीर यूपी के संभल से आई है, जब ज्वेलर्स के शोरूम से बुर्के वाली महिलाओं ने 20 लाख से ज्यादा के जेवरात उड़ा लिए। यूपी के संभल में पहले नाबालिग की किडनैपिंग और अब ज्वेलर्स के शोरूम में वारदात। लुटेरी बुर्के वाली तीनों महिलाओं को गौर से देखिए। पहले शोरूम में दाखिल होती हैं, फिर धीरे धीरे बुर्के का सहारा लेकर बेखौफ ज्वेलर्स को शोरूम से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर दबे पांव गायब हो गईं। बुर्के वाली लुटेरी महिलाओं की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है
और लुटेरी महिलाओं की तलाश में जुटी है। इलाके में लगातार बढ़ता आपराधिक वारदातों से लोग दहशत में हैं और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी मुनिराज सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ शहर का जायजा लिया था, लेकिन इन वारदातों के बाद लगता नहीं है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई खौफ है। हल्दी को चमकाने के लिए लीड क्रोमेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ों और बच्चों की बौद्धिक क्षमता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दक्षिण एशिया के 23 शहरों में सर्वे करके हल्दी में मिलावट को पाया है। हल्दी का इस्तेमाल खाना बनाने से लेकर सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। मसाले में हो रही मिलावट से हल्दी भी अब अछूती नहीं रही है। हल्दी में लीड क्रोमेट, मेटालिन येलो नाम के केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जिसके चलते हल्दी का रंग चमकीला हो जाता है। इस तरह की मिलावट वाली हल्दी का हमारे शरीर पर खतरनाक असर पड़ता है। हेल्थ रिसर्चर ने दक्षिण एशिया में हल्दी पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने 7 शहरों के नमूनों में जानबूझकर की गई मिलावट के सबूत पाए हैं। इन नमूनों में हल्दी में जहरीले लीड क्रोमेट पिगमेंट की मिलावट की आशंका जताई गई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 356 हल्दी के नमूनों में से 24 करीब 7% में भारत के मानक सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम से ज्यादा लेड स्तर पाया है। ये नमूने पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और काठमांडू की मार्केट से लिए गए थे। जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह खबरों से रूबरू कराती रहेगी। आप देखते रहिए जी भारत, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।